Good morning everyone. Today we will start with our next chapter, that is chemical kinetics of class 12. तो जनरली अगर हम सबसे पहले अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? दिस इज द चैप्टर ऑफ योर फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर है एंड केमिकल काइनेटिक्स जो कि एक ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है जो डील करती है स्पीड ऑफ रिएक्शन से, कि जो रिएक्शन हो रही है वो किस स्पीड से हो रही है एंड कौन से फैक्टर्स उस रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं एंड वो रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है. तो मतलब जनरली ये किस चीज से डील्स कर रही है? एक तो स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर सकते हैं हम लोग, एंड फैक्टर्स, जो फैक्टर्स उसको इफेक्ट कर रहे हैं, कि कोई टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है, कोई सराउंडिंग कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट कर रही हैं, या फिर हम लोग जनरली कह सकते हैं कि उसका मैकेनिज्म, कि वो किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है. तो इस चैप्टर में जनरली हम ये चीजों के बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, दैट इज क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. जनरली रिएक्शंस 3 टाइप्स की होती हैं. कौन सी? एक जो इंस्टेंटेनियसली, मतलब बहुत स्पीड से बिल्कुल एकदम से रिजल्ट दे देगी, दैट इज वेरी फास्ट रिएक्शन. एंड कुछ रिएक्शन दैट विल टेक अ टाइम लाइक अ वीक, मंथ्स, ईयर्स, मतलब जो कुछ लॉन्ग टाइम लेती है, दैट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन. एंड द थर्ड इज द मॉडरेट रिएक्शन, मतलब ना ही वो बहुत जल्दी होएगी ना ही वो बहुत ज्यादा स्लो होएगी, बट इट विल बी अकरिंग मॉडरेटली. तो सबसे पहले अगर हमने बात करी, दैट इज वेरी फास्ट रिएक्शन. वेरी फास्ट रिएक्शन जिसको हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस भी कहते हैं. इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास AgNO3 reacts with NaCl, that will gives precipitates of AgCl plus NaNO3. Precipitates which are the insoluble particles. तो वो जल्दी से क्या बना देगी? AgCl के precipitates बना देगी. ठीक है. देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, दैट इज वेरी फास्ट रिएक्शन. वेरी फास्ट रिएक्शन की बात करूं तो that is rusting of iron. That is rusting of iron. अब आयरन को रस्ट क्यों लगता है? जब भी हमारे आयरन पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर के साथ एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो आयरन के ऊपर एक क्या हो जाती है? लेयर डिपॉजिट हो जाती है. तो जनरली क्या रिएक्शन रहती है रस्टिंग ऑफ आयरन की भी? This is the reaction of rusting of iron and it will take years. Years लग जाते हैं इस रिएक्शन को होने के लिए. देन थर्ड नंबर पे हम लोगों ने बात करी थी मॉडरेट रिएक्शन. मॉडरेट रिएक्शन जो कि ना ही बहुत ज्यादा स्लो होएगी और ना ही वो रिएक्शंस बहुत ज्यादा स्पीड से होएगी, बट ये हो जाएगी, मतलब ना ही बहुत ज्यादा टाइम लेगी ना ही बहुत ज्यादा धीरे होएगी. ठीक है. दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर. अब हाइड्रोलिसिस करें केन शुगर की तो क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे? This is cane sugar.
अब डिपेंड करते हैं कि केन शुगर कितने टाइम में ग्रो होती है, ठीक है, कि वो जहाँ ग्रो की जा रही है, जो उसको नेसेसरी कंडीशंस चाहिए, क्या वो उसको मिल रही है। तो दैट मीन्स कि जो मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती, लाइक इट विल बी हैपन इन 2-3 मंथ्स में, जो इजिली अकर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम से क्यों होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से क्यों होते हैं, क्यों नहीं सारी रिएक्शंस इंस्टेंटली हो जाती हैं, क्यों नहीं सारी रिएक्शंस बड़ी धीरे धीरे से चलती हैं। तो इनको जनरली हम जो रिएक्शंस पढ़ते हैं, रिएक्शंस में क्या होता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग, रिएक्टेंट्स के केस में बॉन्ड टूटेंगे, प्रोडक्ट्स के केस में बॉन्ड फॉर्म होंगे, रिएक्टेंट्स के केस में एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी बॉन्ड्स को टूटने के लिए, बट इन केस ऑफ जब प्रोडक्ट्स के केस में जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। तो मतलब जनरली ये डिपेंड करता है कि जो हमारी रिएक्शन हो रही है क्या उसको पूरी कंडीशंस जो चाहिए रिएक्शंस के लिए वो मिल रही है, क्या उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की उसको नीड है, क्या उसको वो एनर्जी मिल पा रही है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एंड बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। सो ये रेट ऑफ रिएक्शन जनरली डिपेंड करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन पे एंड बॉन्ड ब्रेकिंग पे। क्लियर हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आ जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन का क्या रेट है या रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है। रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है मतलब कहां से पता चलेगा कि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होएगी एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होएगी। रिएक्टेंट कम होते जाएंगे और दूसरी साइड प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली डिपेंड्स अपॉन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, कि कितने टाइम में उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है, कितने टाइम में रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहे हैं एंड जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। या हम जनरली इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, del r अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा r अपॉन डेल t दैट शुड, और क्या हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। अब यहाँ पे इस r रिएक्टेंट के केस में यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया एंड प्रोडक्ट के केस में नेगेटिव साइन क्यों नहीं आया। जनरल से बात करूं, मेरे पास एक रिएक्शन हो रही है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है, टाइम 0 पे बात करूं तो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन थी दैट विल बी 8 एंड प्रोडक्ट जो था वो 0 था। प्रोडक्ट 0 क्यों था, क्योंकि टाइम 0 है, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई ही नहीं है। बट एट टाइम t मतलब टाइम 2, 3, 4, 5 जितने भी टाइम, कुछ सेकेंड्स के बाद जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सपोज करो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो बच गई वो मेरे पास है अब 2, बट वहां पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई 6। तो डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो फाइनली हमारे पास 2 है, दैट इज 2 माइनस 8 अपॉन टी। यहां से आंसर जो आएगा वो आएगा -6 अपॉन टी। तो इस आंसर को हम लोगों ने अपना एज अ पॉजिटिव वैल्यू रखने के लिए इसके आगे क्या लगाया गया है, नेगेटिव। तो मतलब इसके बाहर जो नेगेटिव होएगा, नेगेटिव नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा एंड जो रेट ऑफ जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की टर्म्स में वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखना कि जो रेट है वो नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है, रेट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स यहाँ से रेट को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाया गया है। बट इन केस ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट्स के केस में हमारे पास क्या होता है कि 6 माइनस 0 अपॉन टी दैट शुड बी इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे जो हमारा 6 जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन आ रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट वो क्या है, पॉजिटिव की है। क्लियर। चलिए देन जर्नल से एक रिएक्शन ले लेते हैं।
चल, एक ये जर्नल सी रिएक्शन है, इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, रेट को लिख लेते हैं। अगर मैं रेट की बात करूं तो -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू +1/3 इक्वल्स टू, चल ये कुछ इस फॉर्म में हो गया हमारा रेट। अब ध्यान रखना कि जो भी हमारे कॉन्सेंट्रेशंस के आगे या जो हमारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के आगे स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स लगे होते हैं, दिस इज 2, 3, ये जो लगे हैं, ये क्या आ जाएंगे, हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। एंड रिएक्टेंट के केस में हमेशा उसको नेगेटिव फॉर्म में पुट किया जाएगा एंड प्रोडक्ट के केस में उसको पॉजिटिव ऑफ फॉर्म में पुट किया जाएगा। क्लियर हो गया? सो दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो यहीं से एक नेक्स्ट हमारा पार्ट अराइज हो जाता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है। सपोज करो मेरे को यही सेम रिएक्शन दी हुई है और यहां से इनका क्वेश्चन अराइज हो गया कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है। डिसअपियरेंस जो खत्म होती जा रही है, तो मतलब रिएक्टेंट के केस में होएगा डिसअपियरेंस, एंड अपीयरेंस जो कि हमारे पास अपीयर हो रहा है, आ रहा है, दैट इज इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो याद रखना रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस के केस में हम जो ये स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स होते हैं इनको कंसीडर नहीं करते। जैसे कि मेरे पास हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस, सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए की बात करूं तो ए का रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यही हो जाएगा हमारे पास। और जो ये 2 है ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी कहानी। देन नेक्स्ट आता है कि रिएक्शन रेट एज अ एवरेज रेट, कि किसी भी रिएक्शन का एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमने सिर्फ डिसअपियरेंस की बात करी थी, तो अपीयरेंस के बारे में भी एग्जांपल ले लेते हैं। अपीयरेंस मतलब कि जो अपीयर हो रहा है, तो मतलब कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी पूछी गई है अगर, कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कितनी है, तो वो क्या हो जाएगी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो मतलब कि यहाँ पे जब भी अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस के बारे में पूछा जाए तो उसमें हमेशा याद रखना है कि जो उनके आगे स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स लगे होते हैं उनको कंसीडर नहीं करते, उसको नहीं लिखते, बट वो खत्म नहीं होते, वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देन नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एज एवरेज रेट, या रिएक्शन रेट एज अ एवरेज रेट। ठीक है, रिएक्शन रेट एज अ एवरेज रेट, एवरेज कैसे निकालते हैं, जर्नल से रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है। क्लियर? यहाँ पे टाइम की बात करूं तो टाइम है मेरे पास T1, T1 पे रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन है X1, कि इसकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, लेट इट बी X1, X1 नहीं लेनी तो A1, B1, कोई भी assumptions के थ्रू चल रहे हैं। अब टाइम T2 पे आ गए, T2 पे आए तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज हो गई दैट शुड बी टू X2, X2 में चेंज हो गई। अब एवरेज पूछा गया है, एवरेज होता है कि जब टोटल के साथ कि कितना टाइम लगा उस रिएक्शन को टोटली कन्वर्ट होने के लिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम में वो रिएक्शन हुई है, जनरली ये बात होती है एवरेज रेट की। तो अगर इसका मैं एवरेज रेट लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, that should be equals to minus x2 minus x1
अपॉन T2 माइनस T1। तो ये क्या बन गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्टेंट जब हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था कितने टाइम में कन्वर्ट हो रहा था। क्लियर हो गया इतनी, ठीक है। देन नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है, एक रिएक्शन दी है, उसको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब अब हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एक तरह से इसका रेट पूछा गया है हमसे, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस रिएक्शन को, दैट शुड बी इक्वल्स टू -1/4 del NH3 अपॉन डेल्टा T equals to -1/5 delta O2 upon delta T equals to 1/4 NO upon delta T equals to 1/6 H2O upon del T। ये तो हो गया है इस क्वेश्चन का रिएक्शन। देन नेक्स्ट इसी में ही कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। क्या बोला गया है, रेट ऑफ formation of NO is 3.6 into 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस rate of disappearance of NH3। आपको देखो इस क्वेश्चन में NH3 का डिसअपियरेंस का रेट पूछा है, बट फॉर्मेशन ऑफ NO का रेट गिवन है। मतलब एक क्वांटिटी गिवन है, सेकेंड क्वांटिटी का पूछा गया है, तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। बताओ जल्दी से कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। चलो जस्ट गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं। करो करो जल्दी से।
हमें NH3 का रेट पूछा है, बट दिया किसका है, NO का। ये सारे एक दूसरे के बराबर है, हम लोग इक्वेट कर सकते हैं यहां से। ये है, अभी जिस टाइम पे हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस लिख रहे थे तो बोला गया था कि जो उनके साथ स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स लगे होते हैं वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दैट मीन्स ये वाला 4 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। NO की वैल्यू कितनी दी थी हमारे पास, तो दैट मीन्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 क्या आ गई हमारे पास, जनरली इक्वेट किया है जो हमारे पास स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट थे, जो हमारे डिसअपीयरेंस वाले थे वो क्या हुआ, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हुए, वहां से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक चीज दी होती है, दूसरी तुम्हें कैलकुलेट करनी है। माइट भी हमारे पास समटाइम्स क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारे पास रेट ऑफ disappearance of NH3 दी है and they are asking you for to calculate the rate of appearance of H2O। H2O की appearance पूछ ली जाती है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट हमारा इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। The next one is that is the law of mass action। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये स्टेट करता है कि जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू देयर पावर्स एज अ स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। जो स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स होंगे वो क्या बन जाएंगे, इसकी पावर बन जाएंगे। बट जब भी हम लोग कोई प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो वहां पे क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के विच इज द रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। सो ये K क्या है, रेट कांस्टेंट। चलो जनरल से एग्जांपल ले लेते हैं एक। ये जर्नल से एक रिएक्शन है हमारे पास दैट इज 4A + 2F विच गिव्स 3G + 2E। अगर इसको रेट ऑफ लॉ के हम लोग अपना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना चाहूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F टू द पावर 5। तो ये बन गया हमारे लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन का रेट, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट लॉ आता है दैट इज द रेट लॉ। द नेक्स्ट लॉ इज रेट लॉ। रेट लॉ ये स्टेट करता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रहेगा रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के, बट जो पावर्स होंगी वो कुछ हमारे मतलब स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स नहीं होंगी, बट जो उनकी पावर्स होती हैं दे आर रेज्ड टू सम अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। जैसे कि क्या बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू सम पावर्स, कि कुछ पावर्स होंगी। एंड इसके केस में जो हम लोग अपनी पावर्स लेते हैं
दे आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। जैसे कि मैं एक जर्नल से रिएक्शन ले लेती हूँ इसमें भी, तो मतलब इनके केसेस में जो स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स होते हैं ना वो पावर्स नहीं बनते। तो मतलब कि जो इनकी पावर्स होती है वो विद रिस्पेक्ट टू कुछ अल्फा एंड बीटा होती है। तो यहाँ पे अल्फा जो है वो पावर हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बीटा पावर जो हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगी, एंड सम ऑफ अल्फा एंड बीटा जो होएगा वो ऑर्डर के बराबर होएगा। दैट कैन एक्सप्लेन यू द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, दैट इज द सम ऑफ द पावर्स of reactant which is raised to the power in the form of alpha and beta। तो order of reaction यहां से एक नई टर्म आई है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशंस टर्म्स एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ। तो क्या बन गया ये, सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ। रेट लॉ में जो है दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ऑर्डर। अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एंड ऑर्डर कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस की फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो ऑर्डर है वो 0, 1, 2, 3 अप टू सो, एंड इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग एक फ्रैक्शन की ही एग्जांपल ले लेते हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर की। फ्रैक्शनल ऑर्डर की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, चलिए पहले तो मुझे ये बताइए ये रिएक्टेंट क्या है, क्या नाम है इस रिएक्टेंट का और कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। CHO दैट इज एन एल्डिहाइड ग्रुप एंड 2 कार्बन एटम्स है जिसका मतलब कार्बन 2 है, तो ये रिएक्टेंट का बन गया इथेनॉल। इथेनॉल को जब हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं एट द अराउंड टेम्परेचर ऑफ 723 केल्विन, तो वो हमारे पास मीथेन एंड कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। एंड एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है ये, या एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है कि जो इस रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाएगा 3/2, एंड दिस रेट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। तो कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 एंड 2 भी हो सकता है। एंड 0 की अगर एग्जांपल की बात करें तो concentration of H to the power 0, Cl to the power 0, that means ये 0 हो गए तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, that should be equals to rate constant। सो यहाँ से इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है
जिसके केस में रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाते हैं, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट एंड रेट कांस्टेंट दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर हो गया? देन नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट की बात कर लेते हैं कि यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट की अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट के क्या यूनिट्स होंगे, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है एंड हमारे पास हाफ ऑर्डर है, उन केसेस में जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। चलिए अगर मैं बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो हमने पीछे पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन के अगर यूनिट्स की बात करूं तो मोल पर लीटर, टाइम को मैंने सबसे छोटे यूनिट दैट इज सेकंड में ले लिया, तो ये क्या बन जाएंगे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही बन जाएंगे यूनिट्स रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करने हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट दैट शुड बी इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, अब यहाँ पे जीरो ऑर्डर की बात हो रही है तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। एंड कांस्टेंट के इस केस में यूनिट्स क्या बन जाएंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केसेस में रेट कांस्टेंट के यूनिट्स हो जाएंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऐसे फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए देख लेते हैं। चलिए रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ना। रेट कांस्टेंट के रेट ऑफ रिएक्शन के क्या हो जाएंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगी एंड कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर। यहाँ पे मोल से मोल कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, सेकेंड इनवर्स, यही हो जाएंगे। ऐसे ही अब अपने हम लोग सेकेंड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर के केस में सेम रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल स्क्वायर लीटर सेकेंड स्क्वायर, यही हो जाएगा। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर की बात हो रही है तो 1 मोल से 1 मोल कैंसिल, 1 लीटर से 1 लीटर कैंसिल, तो मतलब यहाँ पे 1 मोल बच गया, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट्स जो है ये बन गए अब हमारे सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यूनिट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आता है कई बार कि आपको रेट कांस्टेंट दिया जाता है एंड उनके साथ यूनिट्स होते हैं, तो यूनिट से हमने आइडेंटिफाई करना है कि आइदर इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन किस फॉर्म में रहते हैं कि जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रिएक्शन हो रही है या एक आइडेंटिफाई करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर ऑर्डर ही आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है फर्स्ट केस में
K इज इक्वल्स टू 2.3 इंटू 10 की पावर -5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। एंड सेकेंड केस में दिया है K इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स। अब बोला गया है कि तुम्हें इनका ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। तो कुछ बच्चे बड़ा ज्यादा मेस्ड अप कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑर्डर फाइंड करना है, कैसे करेंगे यार, क्या होगा इस क्वेश्चन में, क्या न्यूमेरिकल आ गया, किस तरह से प्रोसीड करना है। तो डोंट वरी, इसके केसेस में तुमने सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट के यूनिट्स चेक करने हैं एंड यूनिट से आइडेंटिफाई करना है आइदर इट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जीरो कौन सा ऑर्डर है। तो चलिए सबसे पहले सेकंड इनवर्स है हमारे पास। अभी हमने पीछे पढ़ा सेकंड इनवर्स, ये रहे यूनिट्स कौन से ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के। दैट मींस ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो गई, फर्स्ट ऑर्डर। इस केस में बात करें लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स यूनिट्स दिए गए हैं। लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स यूनिट्स दिए गए हैं जो कि कौन से ऑर्डर के हैं, सेकंड ऑर्डर के। तो दैट मींस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। चल अभी ऑर्डर भी हमने सीखा था, ऑर्डर का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ऑर्डर के केस में हमारे को जर्नल से क्वेश्चन दिया गया है, फॉर अ रिएक्शन 2A plus B which gives the product P, the rate is given by सॉरी ए पार्ट है और बोला गया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते थे हम लोग, ऑर्डर दैट शुड बी इक्वल्स टू जो कुछ पावर्स दी होती थी उनके सम के बराबर होता था। तो ऑर्डर के केस में यहाँ पे पावर है 1/2 एंड यहाँ पे पावर है 2, तो क्या हो जाएगा 2 1 plus 4/2 that is 5/2 और we can write it as a 2.5। इस तरह से भी लिख सकते हैं या 5/2 ही रहने देते हैं क्योंकि ऑर्डर हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में भी होता है। तो यहाँ से इस रिएक्शन का ऑर्डर जो हो गया वो क्या हो गया 5/2। ठीक है, तो ये तो था हमारी आज की क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ ऑर्डर्स की इनकी डेरिवेशन करेंगे एंड उनको न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे।